नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों, नमस्कार स्टूडेंट, पेरेंट्स, सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मित्रों, अभी हम पढ़ने वाले हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। एक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट आपको 9th क्लास में उपयोगी है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, नीट जी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसका इस्तेमाल है। यानी कि जो स्टूडेंट, जो बच्चे यूपीएससी एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आपने स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका जो कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये कंसेप्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट हम किसे कहते हैं और किस तरह से ये वर्क करता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसके बारे में बहुत विस्तार से और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप अंदर ही बीच में ही अगर इसे आप छोड़ देते हैं तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कंसेप्ट आप लास्ट तक देखिए, यानी कि डॉपलर इफेक्ट का कितना हमारे लाइफ में, अभी जो हमारा जो मॉडर्न एज है, ये मॉडर्न एज में एक कितना महत्वपूर्ण है और कितना इम्पोर्टेंट है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलो हम देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट। मैं हूं संजीव सिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल। आप सबका जीनियस साइंस एजुकेशनल सिस्टम में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। अभी तक इस चैनल पे आज आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि आगे आने वाले जो कुछ भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और नोटिफिकेशन दबाते वक्त एक ध्यान रखना कि ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट करना। और एक बात मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो के भावनाओं में आप इतने खो जाते हो कि एक लाइक करना भी आप भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी से लाइक करो और चलो हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छी ज़िंदगी बना लेते हैं, कुछ नॉलेज में हमारा बढ़ोतरी करते हैं, कुछ नॉलेज में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। ओके, तो चलो आपके सामने एक अच्छी तरह से मैंने एक इमेज दे रखी है। क्या है वो इमेज? तो इमेज में आप देख रहे होंगे कि इस इमेज में आप एक एम्बुलेंस है, आप देख रहे हैं इसमें एक एम्बुलेंस है। और एम्बुलेंस में क्या होता है आपको मालूम है? पेशेंट होता है। ओके, लेकिन एक ऑब्जर्वर है। यहाँ दो सिचुएशंस आपको दिखाएंगे। एक सिचुएशन है, एक एम्बुलेंस है और यहाँ एक ऑब्जर्वर है, और दूसरी सिचुएशन में यहाँ भी एक एम्बुलेंस है और यहाँ भी एक ऑब्जर्वर है। लेकिन दोनों में एक फर्क है, दोनों में एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? चलो तो देखो बच्चों, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह वगैरह सब कुछ, सबके लिए वीडियो है ये। ओके, यहाँ एक है अप्रोचिंग एम्बुलेंस है, यानी कि इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर, इसे कहते हैं ऑब्जर्वर। और ये है सोर्स ऑफ साउंड, यानी कि डॉपलर इफेक्ट, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। यानी कि एक सोर्स ऑफ साउंड अगर हमारी तरफ आ रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो जो कुछ भी साउंड हमें सुनाई देता है वो साउंड की इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ता है जब हमारी तरफ आती है। यानी कि कोई भी व्हीकल हो, कोई रेलवे हो, कोई एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी व्हीकल अगर साउंड करके आपकी तरफ, करते हुए आपकी तरफ आ रही है, तो जो आपको साउंड सुनाई देता है उसी साउंड की इंटेंसिटी में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ओके, अगर यही कंडीशन है, नीचे की जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कि वो एम्बुलेंस हमसे दूर जा रही है, हमसे दूर जा रही है और ये ऑब्जर्वर इसी तरह से एक जगह पे खड़ा है। तो जब हमसे दूर जा रही है, एम्बुलेंस हो या कोई भी व्हीकल हो, अगर हमसे दूर जाती है तो उस वक्त हमें जो कुछ भी साउंड सुनाई देता है, उसकी जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो कुछ भी इंटेंसिटी होगी, उसमें हमें एक फर्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो इसीलिए ये डॉपलर इफेक्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो चलो डॉपलर इफेक्ट के बारे में अब क्या क्या है हम देखते हैं। तो आगे का बीट ये देखो, इस तरह से आप, इस तरह से मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ।
छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हो जाता हूँ मैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट। देखो, डॉपलर इफेक्ट का कुछ बैकग्राउंड में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, एक छोटा सा बैकग्राउंड क्या है। यू हैव यू एवर हर्ड द अप्रोचिंग ट्रेन, noticed a distinct change in pitch of sound of its whistle when it passes away? अगर कोई व्हीकल आपकी तरफ आती है हॉर्न बजाते हुए, सीटी बजाते हुए, और आपसे दूर जाती है, यानी कि आपकी तरफ आ रही है तो साउंड अलग होता है, और आपको क्रॉस करके अगर चीज वो जा रही है तो उसी वक्त का भी साउंड की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी आपको अलग सी फील होती है। ओके, आगे क्या है, मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस में आपको बता रहा हूं। सेम थिंग सिमिलर हैपन व्हेन द लिसनर मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। यानी कि समझो एक सोर्स ऑफ साउंड है और एक ही जगह पे खड़ी है। समझो कोई तो एक स्पीकर है, इस तरह से साउंड लिखा हुआ है, और एक जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर एक जगह से खड़े ना होके ये इस तरह से एक सोर्स ऑफ साउंड की तरफ आ रहा है। शुरू में मैंने आपको जो पोस्टर दिखाया था उसमें क्या किया था, ऑब्जर्वर एक जगह पे खड़ा था और सोर्स ऑफ साउंड उसकी तरफ जा रहा था, उसके बाद वो उससे अवे जा रहा था, दूर जा रहा था। लेकिन इसी कंडीशन में मैं आपको क्या बता रहा हूं, सोर्स ऑफ साउंड एक जगह पे स्थिर है, स्टेशनरी है, लेकिन ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है और बाद में वो ऐसे ही आगे निकल के जा रहा है। सोर्स ऑफ साउंड एक ही जगह पे स्थिर है, कांस्टेंट है। तो साउंड की इंटेंसिटी में उसी तरह से आपको कुछ ना कुछ इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में आपको चेंज देखने को मिलेगा, सुनाई देगा। ओके, देन दिस सच phenomenon was first identified in 1842 by Austrian physicist Christian Doppler। बर्थ हुआ है 1803 और डेथ हुआ है 1853 एंड नोन एज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के नाम से ये जाना जाता है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसी रिसर्च को अपने माँ का नाम, पिता का नाम, कोई एक हमारे घर में अगर बहुत प्यारा सा पेट है तो पेट का नाम देते हैं, बच्चे का नाम देते हैं, और बहुत सारे अपने बीवी का भी नाम देते हैं जो कुछ भी रिसर्च करते हैं। जैसे कि रामन इफेक्ट, सीवी रामन ने रिसर्च किया तो रामन इफेक्ट कह दिया। तो इसके बाद ये जो डॉपलर इफेक्ट है, ये डॉपलर ने रिसर्च किया, इसीलिए डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तो ऐसे ही ये डॉपलर इफेक्ट के बारे में ये छोटी मोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यही आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो यही आपको इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो यही, इसमें से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई आपके स्टेट की सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ही ये क्वेश्चंस आते हैं। खाली 11th 12th के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ऐसा मत समझो, पूरे जिंदगी में ये डॉपलर इफेक्ट आपको इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे क्या है देखो। When a source of sound and listener are motion relative to each other, the sound relative to each other, the frequency of sound heard listener is not same as the frequency emitted by the source। मैं आपको और एक बता रहा हूँ। शुरू में मैंने बताया था कि सोर्स ऑब्जर्वर एक जगह स्थिर है, सोर्स ऑफ साउंड आ रहा है, उससे दूर जा रहा है। दूसरे कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स एंड मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर बोथ आर कम क्लोजर टू ईच अदर एंड बोथ आर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यानी कि दोनों भी एक जगह आ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे भी अगर क्लोज आ रहे हैं तो साउंड की इंटेंसिटी में थोड़ा सा बदल होता है, और एक दूसरे से अगर वो अपोज जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो फिर भी साउंड की इंटेंसिटी में और बदलाव आता है। तो किस तरह से बदलाव आता है अब हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट इज द apparent change in the frequency of sound due to the relative motion between the source and listener। source and listener, जो सुन रहा है वो और जो आवाज कर रहा है वो, इनकी जो कुछ भी रिलेटिव मोशन रहती है, यानी कि एक जगह दोनों में से कौन भी स्थिर होगा, स्टेशनरी होगा, दोनों में से कौन भी एक आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा,
नहीं तो दोनों भी एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे, नहीं तो दोनों भी एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। ये जो लिसन साउंड जो हमें जो लिसन करने को मिलता है, ये साउंड की इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में भी बदलाव होता है। और ये बदलाव फर्स्टली ऑब्झर्व बाय सायंटिस्ट दिस डॉपलर इफेक्ट। यानी की अशा प्रकारचा हा जो काही बदल आहे, हा जो काही चेंज आहे, हा चेंज डॉपलरने पाहिला, म्हणून डॉपलर इफेक्ट म्हणतो आपण याला। मग पुढे काय सांगितलं पहा, द डॉपलर इफेक्ट इज अ वेव फेनोमेनॉन। तरंगों की एक फेनोमेनॉन है, तरंगों की एक घटना है, तरंग वेव्स। ओके, इट होल्ड्स फॉर साउंड वेव्स एंड आल्सो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये फेनोमेनॉन आपको साउंड वेव्स के बारे में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी आपको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं तो ये डॉपलर इफेक्ट आपको लाइट वेव्स के बारे में भी देखने को मिलता है। और लाइट वेव्स के बारे में ये डॉपलर इफेक्ट जब अप्लाई किया जाता है तो हमसे बहुत दूर जो स्टार्स रहते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनका डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का इफेक्ट का, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का एप्लीकेशन करके हम उनका डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, सन का रोटेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। यह है एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि इससे पहले भी आपने साउंड की एप्लीकेशंस लर्न किए हैं, लेकिन ये आगे के डॉपलर इफेक्ट है। ओके, और इसमें क्या कहा, बट हियर वी शैल कंसीडर इट फॉर साउंड वेव्स ओनली। लेकिन हम यहाँ साउंड वेव्स के बारे में ही इसे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक किया है ना? अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक करो, कमेंट करो, और आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलो आगे का कंसेप्ट क्या है। इसके ऊपर अगर समझो किसी एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, समझो 9th क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, समझो इसके ऊपर समझो 11th क्लास में अगर क्वेश्चन पूछा, इसके ऊपर अगर 12th क्लास में क्वेश्चन पूछा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। ओके, तो चलो इसके ऊपर 11th में वगैरह क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। तो डॉपलर इफेक्ट, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स फेनोमेनॉन इन साउंड। डॉपलर इफेक्ट क्या है और साउंड के बारे में इसकी फेनोमेनॉन किस तरह से एप्लीकेशन में है। तो देखो इन 1842, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 1842, ओके 1842, ओके 1842 ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट सीजे डॉपलर, ओके 1803 टू 1853, 1803 तो 1853, ओके इस तरह से। ओके, देन फर्स्टली एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ साउंड पिच ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। दोनों के बीच जो कुछ भी है वो देख लिया उन्होंने। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, देखो द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard due to relative motion between the source of sound and listener is called as Doppler effect. देखो apparent change in frequency, apparent change बोले तो जो हमें देखने को मिलता है, जो हमें ऑब्जर्व होता है, चेंज। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। दोनों के बीच जो कुछ भी रिलेटिव मोशन होती है और उसकी वजह से जो कुछ भी हमें साउंड की इंटेंसिटी में जो कुछ भी बदलाव, चेंज हमें देखने सुनने को मिलता है, उसे ही कहते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। ओके, आगे क्या है, आगे की डेफिनेशन देखो। ओके, एक एक पॉइंट मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो देखो, फैन अ रेलवे इंजन, समझो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। फैन अ रेलवे इंजन इज ब्लोइंग व्हिसल अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म, सीटी बजाते हुए अगर वो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ। एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेशनरी है। द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीसल अपीयर्स टू बी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपीयर्स टू बी इंक्रीज। ओके, एंड देन द सेम रेलवे इंजन ब्लोइंग द व्हीसल, अगर वही रेलवे इंजन blowing the whistle is passed away from the observer.
द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीसल अपीयर्स टू बी डिक्रीज। और व्हीसल उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बोले, द सेम रेलवे इंजन ब्लोइंग व्हीसल इज पास्ड अवे, हमसे दूर जा रहे हैं तो क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीसल इज अपीयर्स टू बी डिक्रीज, तो डिक्रीज होती है। द सेम फेनोमेनन वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन द रेलवे इंजन ब्लोइंग अ व्हीसल is at rest and observer is moving towards or away from the platform। और एक बार देखो, same phenomenon was observed when railway engine blowing a whistle is at rest, वो रेस्ट पे है यानी कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है रेलवे इंजन और वो व्हीसल बजा रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो रेलवे इंजन की तरफ आ रहा है, प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो उससे ऑब्जर्वर को भी एक साउंड के इंटेंसिटी में एक डिफरेंट ऐसा चेंज उसे सुनने को मिलता है अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ओके, देन देखो आगे का पॉइंट इसमें क्या है, द अपीयरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द इंजन एंड ऑब्जर्वर। इंजन एंड ऑब्जर्वर दोनों के बीच जो कुछ भी रिलेटिव मोशन रहती है उसके ऊपर ही एक प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। द फेनोमेनॉन इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो इस फेनोमेनॉन को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी करिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, तो किस तरह से, तो देखो द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर तो किस तरह से रहता है, देखो ये मेन इक्वेशन है, दिस इज द NA इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट V प्लस और माइनस V0 डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस VS। ये क्या है, तो V0 मीन्स द VO that is called as observer, velocity of observer, and VS is the velocity of source of sound। और एक बार मैं आपको यहां बता रहा हूं, this is the apparent frequency NA is equals to in bracket V plus or minus VO divided by V minus or plus VS, प्लस और माइनस। ओके, यानी कि ये ऊपर प्लस है और ये नीचे माइनस है, लेकिन नीचे ऊपर प्लस माइनस है और उसके नीचे प्लस है, ये चेंज होता है। अगर रिलेटिव मोशन किस तरह से, उसी हिसाब से इसका चेंज होता है। ओके, तो आगे का क्या है पॉइंट देखो, तो यहां मैं आपको ये बता रहा हूं, फैन NA इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज द V and N is the frequency of source of sound, N is the frequency of source of sound, और VO is the velocity of observer। अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, और ये है VS, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड के लिए ही वेलोसिटी है। ओके, तो देन सोर्स इज स्टेशनरी। अभी हम देखते हैं फेनोमेनन कैसा है, सोर्स कैसा है, एक जगह पे स्थिर है, इस तरह से समझो, कोई तो एक साउंड प्रोड्यूस करने वाली कोई तो एक मशीन है इस तरह से, और वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि इस तरह से मैं इधर ड्रॉ करता हूं, देखो ये इस तरह से है, और इधर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर क्या करता है, इस तरह से ये साउंड इधर से अगर निकल के अगर इस तरफ आ रहा है तो ये ऑब्जर्वर है। ओके, यहां सोर्स ऑफ साउंड कैसा है, स्टेशनरी, यानी कि एक जगह पे ये स्थिर है, स्टेशनरी है। फैन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस तरह से इधर जा रहा है। अगर सोर्स ऑफ साउंड की तरफ ये ऑब्जर्वर जा रहा है तो देखो VS बोले तो VS means the velocity of observer, sorry, VS means velocity of source। क्या है, velocity of source is 0 है, यानी कि सोर्स एक जगह पे खड़ा है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है, तो सोर्स की वेलोसिटी 0 है। अगर ये सोर्स की वेलोसिटी 0 है तो आगे क्या रहेगा, NA is equals to V plus VO divided by V in bracket close, that is the N।
ये रहा फार्मूला, दिस इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि ऑब्जर्वर कैसा है, सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी है, यानी कि Vs इज इक्वल टू 0 है। अगर Vs इक्वल टू 0 है तो ये ऊपर का इक्वेशन इस तरह से बनेगा, VNA इक्वल्स टू इन ब्रैकेट V प्लस और माइनस डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस 0 इंटू ये VO है, Vs है। लेकिन Vs कितना है, तो Vs इज इक्वल टू 0 है, तो यहां आएगा NA इज इक्वल टू अप्रोच है, तो NA इक्वल टू V प्लस V0 डिवाइडेड बाय V, इस तरह से ये फार्मूला आएगा। और ये N इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो इस तरह से ये आपको इस तरह से साउंड सुनने को मिल सकता है, इस तरह से ये फार्मूला आएगा। और यहाँ एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ, अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड द सायरन। अगर कोई सायरन बजा रहा है तो सायरन ऑफ द मिल द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, यानी कि मिल की सायरन बज रही है और वर्कर मिल की तरफ जा रहा है, तो धीरे 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 उस पर्सन को, वर्कर को सायरन का आवाज बढ़ते हुए सुनाई देगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो सायरन की तरफ जाएगा। ये रहा फर्स्ट कंडीशन, यानी कि सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स। ओके, आगे की कंडीशन क्या है, डॉपलर इफेक्ट में ये आगे की कंडीशन, ये देखो इस तरह से, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, दैट इज द Vs इज इक्वल टू हियर आल्सो 0। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, यानी कि ये इस तरह से सोर्स ऑफ साउंड है। ओके, ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये ऑब्जर्वर इस तरह से शुरू में इस तरह से इधर जा रहा था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो दूर जाते वक्त ये क्या होगा, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, दैट इज द Vs इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो देखो आगे का, दैट इज द Na इज इक्वल्स टू V माइनस VO डिवाइडेड बाय V, इन ब्रैकेट दिस इज द N। ओके, दिस इज द N, Na इज इक्वल टू V। यहां क्या दूर जा रहा है, इसलिए हम यहां माइनस इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, माइनस VO डिवाइडेड बाय V इंटू N। और जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनने को आएगी वो मिनिमाइज होती जाएगी। अ पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम सायरन ऑफ मिल, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यानी कि जैसे जैसे वो दूर जा रही है बॉडी, वैसे वैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो तो नेक्स्ट कंडीशन है सोर्स इज मूविंग। अब क्या है, पहले में क्या था, सोर्स स्टेशनरी था, सोर्स स्टेशनरी था, लेकिन ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा था। लेकिन अब क्या है, तो अब है देखो, सोर्स इज मूविंग, सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। सॉरी, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो उसकी कंडीशन में देखो, तो अब सोर्स इज मूविंग, यानी कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, तो देखो व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एक जगह स्थिर है तो सोर्स जा रहा है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, वो जगह पे है। एक बार क्या होने वाला है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाने वाला है और दूसरी कंडीशन में ऑब्जर्वर से वो दूर जाने वाला है, यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ जाने वाला है, अप्रोच होने वाला है। और सेकंड कंडीशन में दैट सोर्स ऑफ साउंड मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो दोनों की कंडीशन क्या रहेगी, तो देखो इस तरह से, अगर अप्रोच हो रहा है, सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो देखो इस तरह से V डिवाइडेड बाय V माइनस Vs आएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन क्या लिया था, Na इज इक्वल्स टू V प्लस और माइनस डिवाइडेड बाय VO डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस इंटू Vs, प्लस Vs इंटू N है। तो यहां क्या होने वाला है, तो यहां ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है, ऑब्जर्वर एक जगह पे है, तो चेंज होने वाला है, जो यहां हम प्लस और माइनस के साइन में खाली बदल होने वाला है, तो Na इक्वल टू V बाय V माइनस Vs इंटू N। ओके, और इसके बाद देखो आगे का बीट है, तो देख Vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, वो जगह पे है। ओके, एग्जाम्पल है क्या है, रेलवे व्हीसल अप्रोचेस टुवर्ड्स द स्टेशन, रेलवे व्हीसल
यानी कि जो पैसेंजर है रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, लेकिन रेलवे इंजन सीटी बजाते हुए वो स्टेशन की तरफ आ रहा है, तो उस वक्त जो कुछ भी साउंड आपको सुनाई देगा ये रहेगा स्टेशन। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ओके, इसके बाद व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर दैट इज द वीवो इज इक्वल टू 0 है। किसी भी कंडीशन में यानी कि सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम, दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है, तो इसी तरह से यहां क्या होगा, प्लस होगा। ये देखो यहां क्या हुआ, प्लस हुआ। खाली यही इक्वेशन एक ही है, खाली नॉर्मल चेंज हो जाएगी इसमें। तो Vs इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। ओके, तो देन एग्जांपल क्या है, रेलवे इंजन, रेलवे व्हीसल मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशन, अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, डिक्रीज होती है। अगर कोई एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है तो साउंड बढ़ता है, और वो एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। वही है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज का मसला है यहां। ओके, इसके बाद हम देखते हैं दोनों की मूवमेंट, दोनों की मूवमेंट यानी कि दोनों ही एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहां क्या होगा देखो, तो इस तरह से ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूविंग, ऑब्जर्वर एंड सोर्स क्या कर रहे हैं, मूविंग अवे कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो आगे का क्या है देखो, ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूविंग, देन व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड यानी कि रेलवे इंजन भी आ रहा है और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कुछ भी पर्सन पैसेंजर खड़ा है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो देखो ये फार्मूला, अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी, प्लस होगी, और ये माइनस होगा। क्यों इस तरह से ये क्यों होता है देखो, ये रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ने वाली है, बढ़ती है। तो अगर रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ये जो छेद स्थान की छेद में की जो वैल्यू है ये वैल्यू माइनस, यानी कि ये माइनस होनी चाहिए और ये प्लस होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट वैल्यू आपको बड़ी सुनाई देगी। ओके, और इसके बाद द रेलवे व्हीसल एंड ऑब्जर्वर, ये देखो इस तरह से फार्मूला है। दिस फार्मूला जो ऊपर दिया था मैंने, क्या था फार्मूला, एन इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एन प्लस और माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय, सॉरी ये वी है, सॉरी वी माइनस और प्लस वी एस इंटू एन है। इसी फार्मूले ये चेंज होने वाला है। तो यहां क्या रहेगा, खाली प्लस रहेगा और यहां माइनस रहेगा। तो इसी तरह से रेलवे व्हीसल एंड ऑब्जर्वर अप्रोचेस, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इंक्रीज होती है। और दूसरी कंडीशन है मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो क्या है देखो, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये दूर जा रहे हैं। अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो देखो एन ए इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस, इसके उलट होता है, अपोजिट होता है। यहां जो प्लस है या माइनस आएगा और यहां प्लस होगा, बस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहां माइनस आया और यहां प्लस होगा। तो इस तरह से इंटू एन है। द रेलवे व्हीसल एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो इस तरह से हम यहां ये यूनिट के बारे में अभी हम यहां पढ़ लिया है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगर कुछ शंका है तो वो भी बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, तो आप इसे लाइक भी करिए। और आप ये जो अच्छा लग रहा है, अच्छा है, तो अपने अच्छे दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड्स, इनको सबको आप इसे शेयर करिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको जिंदगी भर यानी कि होल लाइफ इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। ओके, तो आगे का पॉइंट इसमें देखते हैं हम एप्लीकेशन। तो देखो एप्लीकेशन क्या क्या है, तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन है, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डॉपलर इफेक्ट में किस तरह से, यानी कि दोनों, एक ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, सोर्स ऑफ साउंड उसकी तरफ जा रहा है और उससे दूर जा रहा है।
सेकंड कंडीशन में क्या है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स ऑफ साउंड आ रहा है जा रहा है। सेकंड कंडीशन में ऑब्जर्वर स्थिर है, स्टेशनरी है, स्टेडी है और सोर्स ऑफ साउंड आ रहा है जा रहा है। और थर्ड कंडीशन में दोनों ही एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहा है। इस तरह से ये 3 कंडीशन में आपको मैंने बता दिया है डॉपलर इफेक्ट। और उन्हें जो कुछ भी साउंड की इंटेंसिटी सुनने को मिली उसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ओके, साउंड में किस तरह से है। ओके, तो एप्लीकेशन ये देखो, थोड़ा सा फास्ट ये बता देता हूं मैं। तो इस तरह से रडार, रडार है, रडार, रडार नहीं, रडार नहीं तो आप रो जाओगे। ओके, रडार तो क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म है रडार का। रडार का फुल फॉर्म रडार, RA, D फॉर डिटेक्शन, A फॉर एंड, रेंजिंग इक्विपमेंट, इस तरह से रेंजिंग इक्विपमेंट। यूजिंग द टेक्निक ऑफ रडार स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स कैन बी डिटरमाइंड। जो आकाश में से जो कोई चीजें अगर जा रही है, समझो फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी, और उसकी वेलोसिटी हमें डिटरमाइन करनी है। समझो दूसरे देश का अगर एरोप्लेन हमारी हवाई हद जो रहती है, हमारी हवाई हद रहती है, उसमें अगर ये आ रहा है एरोप्लेन, तो रडार वो डिटेक्ट करता है। ये जो है ना, ये जो अम्ब्रेला जैसा मैं दिखा रहा हूं ना, ये रडार है और ये उसे डिटेक्ट करता है। और डिटेक्ट करने के बाद वो अगर फॉरेन बॉडी है, दूसरे देश की है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम और उसी रडार की टेक्निक से हिसाब से उसकी वेलोसिटी मेजर की जाती है। यानी कि वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी हम अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसे इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आप इतने किलोमीटर से, इतने हाइट से, इतने डेप्थ में, इसी डायरेक्शन में एक एयरपोर्ट है और उसी एयरपोर्ट पे आपका एरोप्लेन लैंड करो, क्योंकि आप परमिशन के बगैर हमारी हवाई हद में आप आ चुके हैं। अगर हमारा ऑर्डर आप नहीं फॉलो करते तो हम आपके ऊपर मिसाइल का मारा करेंगे और आपके एरोप्लेन को हम गिरा देंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन देने के बाद वो एरोप्लेन जो कुछ भी जगह दी गई उसी एयरपोर्ट पे वो उतर जाता है। अगर वो नहीं उतर रहा है तो एग्जैक्टली स्पीड डिटर्मिनेशन की जाती है और स्पीड डिटर्मिनेशन करने के बाद मिसाइल का मारा करके वो एरोप्लेन गिराया जाता है। एक फिल्म है, फिल्म का नाम अभी मुझे याद नहीं है, उस फिल्म का हीरो अजय देवगन है और उसी फिल्म में ये टेक्निक दी गई है। ये इस तरह से आगे कुछ तो एरोप्लेन इस तरह से जा रहा होता है, यानी कि आगे एरोप्लेन जाता है और रडार टेक्निसी यानी कि मिसाइल का, जो मिसाइल से मारा करने के लिए उसका लोकेशन दिया जाता है। अगर एरोप्लेन यहाँ है तो यहाँ उसका स्पीड डिटेक्शन करके वो रडार यहाँ तक मारा करने के लिए कहा जाता है टारगेट। यानी कि यहाँ से अगर ये रॉकेट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसी टाइम पे ये एरोप्लेन इधर से यहाँ आएगा और ये दोनों का कोलिजन सामने हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं अगर कुत्ता भाग रहा है, जहां कुत्ता है वहां अगर हम टारगेट पकड़ के, निशाना पकड़ के अगर पत्थर मारते हैं तो कुत्ते को कभी नहीं लगेगा। तो कुत्ते की स्पीड हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कुत्ता इस तरह से आगे जा रहा है तो इतने सेकंड में ये कुत्ता आगे कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, उसके एक अंदाज करके हम आगे की ओर अगर पत्थर मारते हैं तो कुत्ता आगे आएगा और उसी टाइम पे ये पत्थर वहां तक जाएगा, तो दोनों का कोलिजन होगा। उसी तरह से रडार का काम है, वो डिटेक्शन करता है, स्पीड डिटेक्शन करता है और स्पीड डिटेक्शन करके एग्जैक्टली टारगेट कहाँ है और कहाँ मारा करना है, टारगेट कहाँ करना है, ये हमें बता देता है। रडार टेक्निक है। ओके, इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट सच एज स्टार्स, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, जो कि स्टार्स है, आकाश में है, उनकी स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि हम धूमकेतु बोलते हैं वगैरह, उनकी स्पीड एग्जैक्टली स्पीड डिटरमाइन करते हैं। और ये रडार टेक्निक के आधार से, यानी कि ये जो डॉपलर इफेक्ट है ना, डॉपलर इफेक्ट की मदद से हम उसकी स्पीड भी डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सन।
यानी कि सन का जो रोटेशन का जो स्पीड है, यानी कि सन रोटेशन, सन आल्सो रोटेट अराउंड इटसेल्फ, जैसे कि अर्थ रोटेशन करती है उसी तरह से सन का भी रोटेशन होता है, सन भी रोटेट करता है, और सन भी रोटेट करने की वजह से वहां हम एक्चुअली स्पीड उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये रहा रडार टेक्निक, यानी कि ये डॉपलर इफेक्ट का डिटरमाइन करने के सन की स्पीड, रोटेशन की स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज यूजफुल इन द इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी बोले तो इको, ई फॉर ई, कार्डियो सी, और इको ई, कार्डियो सी, और ग्राफी जी बोले तो ईसीजी। हमारे शरीर की ईसीजी डिटर्मिनेशन करने के लिए, ईसीजी करने के लिए ये डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो उससे ईसीजी निकालते हैं, तो ईसीजी में इस तरह से ये पल्सेस आते हैं, देखो आते हैं ना, तो ईसीजी एक जिंदा पर्सन की है। ओके, अगर इस तरह से आ रहे, इस तरह से आ रहे पल्सेस आ रहे हैं इस तरह से, और इस तरह से ऐसा अगर पल्स आता है, पल्स जीरो होता है, तो हम क्या करते हैं, फोन करके घर पे बता देते हैं हम आ रहे हैं, तैयारी करो, क्योंकि ये ईसीजी क्या है, जीरो है, हम आ रहे हैं क्योंकि ये मर गया। यानी कि उसका जो हर्ट है वो हर्ट काम नहीं करता, यानी कि वो ग्राफ नहीं दिखाता है, यानी कि ईसीजी वर्क नहीं करता वहां, डॉपलर इफेक्ट वर्क नहीं करता वहां। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट यूज्ड इन ईसीजी एंड अल्ट्रासोनिक ब्लड वेसल फ्लो इन कैरोटिड आर्टरी। ये देखो, ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासोनिक स्टडी फॉर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बोले तो आपको मालूम है आपके शरीर में आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है नहीं, आपके शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इनमें थोड़ा सा अलग सा, उलट सा है, लेकिन आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेके पूरे शरीर के पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, और वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे कैन कलेक्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को सप्लाई करती है, और जो वेन रहती है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लाती है। जो हार्ट की तरफ ब्लड लाते हैं उन्हें हम हार्ट की तरफ लाते हैं उन्हें हम वेन कहते हैं, और हार्ट से दूर लेके जाते हैं उन्हें हम आर्टरी कहते हैं। लेकिन अदर पार्ट्स के जो कुछ भी आर्टरीज होगी वो पूरी की पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को लेके जाते हैं। लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है ये हार्ट से ब्लड लेके वो लंग्स की तरफ लेके जाते हैं, इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। और pulmonary vein can collect the blood from the lungs and supply to the heart, and that heart can pumps the blood to the whole part of our body. Understand है? तो वैसे ही एक कैरोटिड आर्टरी है जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, और उसका सप्लाई अल्ट्रासोनिक स्टडी के मदद से हम उसका सप्लाई डिटेक्शन करते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है, देखो जो ब्रेन हेमरेज कहते हैं हम, ब्लड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज कहते हैं, तो ब्रेन हेमरेज में कैरोटिड आर्टरी ब्रेक होती है और ब्रेन में ब्लड सप्लाई यानी कि ब्रेक होती है और पूरे ब्रेन में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि फैल जाता है। आर्टरी में से जाने के बजाय ब्रेन में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब भी वो पर्सन डेड होता है, ब्रेन डेड होता है वो पर्सन। इसलिए हम क्या कहते हैं, ब्रेन डेड, ओके, ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्लड वेसल फ्लो इन द कैरोटिड आर्टरी, यानी कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन को कितना ब्लड सप्लाई कर रही है इसका स्टडी करने के लिए भी ये डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और आगे एक है जहां की मैं आपको यहां एक इमेज दे रखी है, सोनार। इसे क्या कहते हैं हम, सोनार पल्सेस अंडर वाटर साउंड वेव्स are used to estimate the speed of submarines
फिशेस लाइक दी शार्क्स वगैरह। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है इसके पहले, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई जहाज है तो समंदर की डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक ये जो इस तरह से जो जहाज है, ये जो जहाज है, एक जहाज में इधर एक ट्रांसमीटर होता है, यानी कि वेव्स ट्रांसमिट करता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वहां से रिफ्लेक्ट होके इसी तरह से वो साउंड वेव्स ऊपर आते हैं उसी शिप में, जहाज में, और वहां एक रिसीवर होता है और रिसीवर वो डिटेक्ट करता है, यानी कि वेव्स जाके आने के लिए, जाकर वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है, उसी टाइम को 2 से डिवाइड किया जाता है, और 2 से डिवाइड करके पानी में साउंड की वेलोसिटी कितनी है इसके हिसाब से, इसके मदद से यानी कि साउंड की, यानी कि समंदर की डेप्थ वगैरह मेजरमेंट की जाती है। अगर कोई सबमरीन फिशेस वगैरह है तो उनकी वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट, ये कंसेप्ट और इसके एप्लीकेशन इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका आई एम 24 आवर रेडी फॉर यू। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और इसे शेयर भी करिए। तो इस तरह से आज एक डॉपलर इफेक्ट के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम।